नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस की मदद से फॉर फीचर ऑफ शेयर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप जाके वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे नोटिस में ये चीज़ ज़रूर लेके आएंगे कि इन वीडियोस को और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप आज बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स। ये इस उम्मीद के साथ है कि आपको फॉर फीचर ऑफ शेयर अच्छे तरीके से आता है, चाहे फॉर फीचर ऑफ शेयर उन शेयर्स का हो रहा हो जो ओरिजिनली पार पे इशू थे या प्रीमियम पे इशू थे या डिस्काउंट पे इशू थे, है ना। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि किस ओरिजिनली कोई शेयर चाहे पार पे, चाहे डिस्काउंट पे, चाहे प्रीमियम पे इशू था और उन अलग अलग कंडीशन में आप फॉरफिट किस तरीके से करते हैं शेयर को, वो आप अच्छे तरीके से आपको आता है। इस उम्मीद के साथ, इस अजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो हमारा आज का टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स, है ना। अब क्या इसका तात्पर्य है कि जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा कि मिस्टर एक्स को हमने एक एग्जांपल की तरह लिया था कि मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉटेड थे, उस बंदे के शेयर फॉरफिट किए थे हमने अपने पिछले वीडियोस में। और उसमें हमने ये माना था, अगर हम ये माने कि मिस्टर एक्स को जो शेयर इशू किए गए थे वो ओरिजिनली इशूड एट पार थे, यानी कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये थी और कंपनी ने मिस्टर एक्स को 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का ही बेचा था। बट सिर्फ इतनी सी शर्त थी कि फाइनल कॉल के 2 रुपये अभी तक नहीं मंगवाए गए थे, यानी कि टोटल फेस वैल्यू का कॉल्ड अप 8 रुपये था, जिसमें से मिस्टर एक्स ने 4 रुपये दिए थे, यानी 2 रुपये एप्लीकेशन के और 2 रुपये अलॉटमेंट के मिस्टर एक्स हैज़ बीन पेड, यानी मिस्टर एक्स एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 2 ऑलरेडी दे चुका है। और फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये मिस्टर एक्स ने नहीं दिए हैं, जिस वजह से उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जा चुका है। तो ये हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने पिछले वीडियोस वाले एग्जाम्पल के साथ। तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा एक बार। तो आपको, मैं समझता हूँ कि आपको सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि अब हम उन शेयर्स को री इशू करने वाले हैं जो पहले फॉरफिट किए जा चुके थे, और वो मिस्टर एक्स के 500 शेयर थे, यानी मिस्टर एक्स के 500 शेयर ऑलरेडी फॉरफिट किए जा चुके हैं। अब जो एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट की है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने एक एग्जांपल में क्या बताया कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी और आउट ऑफ विच ₹8 हैज़ बीन कॉल्ड, यानी कि फाइनल कॉल के 2 रुपये अभी तक नहीं मंगवाए गए थे। और फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ऑफ ₹2 ईच, मिस्टर एक्स के शेयर को फॉरफिट किया जा चुका है ना। तो अब अगर आप चाहें तो मैं आपको फॉरफिचर ऑफ शेयर की वो वाली एंट्रीज एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ मेरी उम्मीद है कि आप पिछले वीडियोस को देखा करें रेगुलर, ताकि हमें दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पर हैं। और मुझे लग रहा है हमेशा जिसने बहुत तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना हो या जिसका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का हो, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है इस टाइम पे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस डाली जा रही हैं उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि हम अपने लेक्चर्स में कंटिन्यूटी लेके आ सकें। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको थोड़ा सा एज ए रिमाइंडर वो एंट्री बना देता हूँ उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मिस्टर एक्स जिसको 500 शेयर अलॉटेड हैं और फेस वैल्यू 10 रुपये है,
बट फाइनल कॉल के 2 रुपये मंगवाए नहीं गए, यानी फेस वैल्यू के 8 रुपये कॉल्ड अप हैं और मिस्टर एक्स ने उस 8 में से 4 रुपये दिए हैं और 4 रुपये मिस्टर एक्स ने नहीं दिए। वो सिचुएशन को एज्यूम करके मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। तो अगर ऐसा होता तो फिर आपकी जर्नल एंट्री बनी थी या बननी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर पे फेस वैल्यू के 8 रुपये कॉल्ड अप थे, तो ये 4000 हुआ होगा। और जो पैसा मिस्टर एक्स ने दे दिया होगा वो उसको रिफंड ना करते हुए बीइंग अ कैपिटल गेन उसे एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट आप लोगों ने किया होगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2000। और जो पैसा मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का 2-2 के हिसाब से टोटल 4 रुपये नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट किए गए थे, डेफिनेटली वो कॉल्स इन एरियर के नाम से बुक में ऑलरेडी डेबिट होंगे। बट जब शेयर ही कैंसिल कर दिए, जब शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है, तो उन शेयर से रिलेटेड कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपने कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया होगा। टू कॉल्स इन एरियर्स 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से। क्लियर? तो ये वो सिचुएशन है जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक बार और कोशिश कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं जब जो शेयर फॉरफिट कर दिए जाते हैं उनको जब री इशू यानी वही शेयर जब किसी और को बेचे जाते हैं, उस टाइम पे एज एन अकाउंटेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी शेयर्स को री इशू किया जाता है, यानी वो शेयर जो पहले कैंसिल कर दिए गए हों, जब वही शेयर किसी और को दोबारा बेचे जाते हैं, तो डेफिनेटली एज एन अकाउंटेंट मैं आपकी पोजीशन को एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूँ कि आप एक अकाउंटेंट हैं, कंपनी के साथ बैठे हुए हैं और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो आपके ऑपोजिट एंटिटीज हैं, राइट? तो अब क्या हो रहा है, आपकी कंपनी जो शेयर कैंसिल कर चुकी थी वो दोबारा बेच रही है, तो इसका मतलब जब वो शेयर दोबारा री इशू किए जाएंगे, दोबारा बेचे जाएंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर दोबारा पैसा आएगा, यानी एज एन अकाउंटेंट आप बैंक अकाउंट को दोबारा डेबिट करेंगे। तो यानी यहाँ पे जब शेयर्स को री इशू किया जाएगा उस टाइम पे बैंक में जो अमाउंट आएगा, या आप कैश में इसको मान के चल पड़े कि जो कैश मिलेगा उस टाइम पे, जनरली आपको पता है कंपनी की ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक ही होती हैं, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू यूज़ बैंक अकाउंट। तो यानी कहने का मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट, जब शेयर्स को री इशू किया जा रहा है तो पैसा आ रहा है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, है ना? तो जब भी शेयर को री इशू किया जाएगा तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और वो शेयर री इशू कर दिए जाएंगे उस बंदे को, राइट? तो जब शेयर्स को दोबारा री इशू किया जा रहा है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि पैसे लिए हैं आपने री इशू, जो शेयर आपने री इशू किए हैं उसके बदले में पैसे लिए हैं, तो डेफिनेटली आपने ऑनरशिप बेची है, तो जब शेयर्स का पैसा रिफंड करने की बात आएगी तो करना पड़ेगा। तो टिल डेट जब तक शेयर्स को दोबारा वापस नहीं लिया जाता तब तक जो पैसा आपने शेयर होल्डर से लिया है वो लाइबिलिटी है, पहले भी वो शेयर कैपिटल के नाम से लाइबिलिटी थी, अब दोबारा री इशू कर दिए गए हैं तो दोबारा वो लाइबिलिटी शेयर कैपिटल के नाम से क्रिएट होगी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? अब अगर इसको और ध्यान से देखें इस सिचुएशन को, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मिस्टर एक्स जिसके शेयर फॉरफिट किए गए थे, तो मिस्टर एक्स के 500 शेयर फॉरफिट किए गए थे, बट यहाँ जो हमने कंडीशन ली है उसमें शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स हैज बीन फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ विच
300 शेयर्स वर रीइश्यूड। तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टर एक्स के शेयर जो कैंसिल किए गए थे वो 500 शेयर थे, बट कंपनी ने सिर्फ उसमें से सिर्फ 300 शेयर ही रीइश्यू किए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ जो कंपनी को पैसा मिलेगा उसमें बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ 300 शेयर के हिसाब से होने वाला है। समझ रहे हैं? यानी कैंसल फॉरफिट 500 शेयर किए गए हैं, बट उसमें से रीइश्यू सिर्फ 300 शेयर किए गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स के हिसाब से होने वाला है। अब कितना बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होने वाला है उसके लिए हमें क्वेश्चन और पढ़ना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा है 500 shares are forfeited, out of which 300 shares were reissued at, say it is, these shares are reissued to Mr. X, these shares are reissued to Mr. Z, reissued ठीक है। तो ये शेयर दोबारा मिस्टर जेड को बेचे गए हैं एंड दीज शेयर्स आर रीइश्यूड। और कैसे? दीज शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर फुली पेड। यानी मिस्टर एक्स को जो शेयर बेचे गए हैं, रीइश्यू किए गए हैं, मिस्टर एक्स से 7 रुपये लिए गए, बट साथ में उन्होंने कह दिया है फुली पेड। यानी फुली पेड का मतलब यहाँ पे हुआ कि मिस्टर एक्स से 7 रुपये लेके जो उसको शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं वो फुल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। फुली पेड यानी 7 रुपये दीजिए और ये शेयर ले जाइए। अब आपको इन शेयर्स का जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है उनका 1 भी रुपया और फ्यूचर में देने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर फुल्ली पेड। We are issuing you shares of ₹10 each at a rate of 7 per share। तो यहाँ आप महसूस करेंगे कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ दी जा रही है उस चीज़ की फेस वैल्यू 10 रुपये है, बट उसके बदले में सिर्फ 7 रुपये लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली पैसे चाहे 7 रुपये मिल रहे हैं, बट जो लाइबिलिटी बिजनेस की बुक में क्रिएट होगी वो 10 रुपये के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है 300 शेयर पे 10 के हिसाब से। आपको याद होगा ये वाले शेयर जब फॉरफिट किए गए थे उस टाइम पे ओरिजिनली सिर्फ 8 रुपये कॉल्ड अप था। फाइनल कॉल के 2 रुपये उस टाइम पे किसी भी शेयर होल्डर से नहीं मंगवाए गए थे, बट यहाँ पे जब उन शेयर्स को रीइश्यू किया गया तो 7 रुपये लेके फुल्ली पेड कर दिया गया कि ठीक है अब आपने बाकी शेयर होल्डर्स को जब हम सेकंड कॉल का 2 रुपये मंगवाएंगे उस टाइम पे यू नीड नॉट टू पे एनी मनी। आपका अभी फाइनल सेटलमेंट हो गया कि 10 रुपये की चीज़ आप 7 रुपये में ले लीजिए। तो यहाँ पे आप महसूस करेंगे एज एन अकाउंटेंट कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी द्वारा चीज़ दी जा रही है यानी शेयर्स जो दिए जा रहे हैं मिस्टर जेड को, उनकी फेस वैल्यू 10 है बट कंपनी को सिर्फ 7 रुपये मिल रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो वो शेयर री इशू किए जा रहे हैं वो डिस्काउंट पे किए जा रहे हैं कि कंपनी को 10 रुपये की चीज़ के बदले में सिर्फ 7 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 3 रुपये कंपनी को नुकसान हो रहा है जब वो शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट जो होगा वो 300 शेयर पे 7 के हिसाब से ये 2100 बनेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना 300 शेयर पे 7 के हिसाब से 2100, बट जो 2 शेयर कैपिटल करके लाइबिलिटी क्रिएट की जा रही है क्योंकि शेयर्स फुली पेड हैं तो इसका मतलब लाइबिलिटी तो पूरी फेस वैल्यू के हिसाब से क्रिएट होगी। जो फुल फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपये है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट की जाएगी 300 शेयर पे 10 के हिसाब से 3000। और ये जो 3 रुपये कम मिले जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नुकसान है। और आपको पता है कि जब शेयर सस्ते में बेचे जाते हैं तो जनरली उसे हम एक नाम देते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ भी आपको
महसूस हो रहा होगा, हाँ यार 10 रुपए की चीज़ 7 रुपए की कंपनी ने बेची है, तो कंपनी को 3, इसका मतलब कंपनी ने शेयर सस्ता बेच दिया, सस्ता मतलब डिस्काउंट पे बेच दिया। तो आपके दिमाग में पहली चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन री इशू, है ना। री इशू के टाइम पे कंपनी को एक नुकसान हो रहा है डिस्काउंट के नाम से। तो एज एन अकाउंटेंट जैसे ही आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट करने लगेंगे, तो मैं एज ए टीचर आपको वहां रोकना चाहूंगा। मैं आपकी जानकारी में एक चीज़ लाना चाहूँगा कि देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है कि री इशू के टाइम कंपनी ने 300 शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 थी वो 7 रुपये के हिसाब से दे के फुली पेड कर दिया। तो यहाँ कंपनी को 3 रुपये का नुकसान बिल्कुल हो रहा है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जिन शेयर्स को री इशू करते वक्त कंपनी को 3 रुपये का जो नुकसान हो रहा है, क्या उन शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया था, जिन शेयर्स को अभी री इशू किया जा रहा है और 3 रुपये का कंपनी को नुकसान महसूस हो रहा है, क्या उन शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया था उस टाइम पे क्या उन शेयर्स पे कुछ फायदा भी तो हुआ था? अगर आपको याद हो और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यही शेयर फॉरफिट किए गए थे, कैंसिल किए गए थे, उस टाइम पे इन शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से फायदा भी तो हो रहा था, जिसे 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आपने ऑलरेडी क्रेडिट किया था, राइट। तो उस टाइम पे आपने शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट किया था, क्योंकि इन शेयर्स को जब कैंसिल किया था तो जो पैसा मिला था वो आपने रिफंड नहीं किया था, वो आपने 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करा था 500 शेयर पे 4 के हिसाब से 2000 रुपये, राइट, है ना। तो अब जिन शेयर्स को जब कैंसिल किया गया था उस टाइम पे एक फायदा हुआ था जिसे आपने 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करके रखा था। जब उन्हीं शेयर्स को दोबारा बेचा गया, री इशू किया गया, उस टाइम पे भी एक नुकसान हो रहा है। क्या इस नुकसान की रिकवरी उस प्रॉफिट से नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली एज एन अकाउंटेंट भी आपके दिमाग में यही, बिल्कुल यार, इन शेयर्स पे जो री इशू के टाइम डिस्काउंट के नाम से नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की जो पूर्ति है या इस नुकसान की रिकवरी इन्हीं शेयर्स पे पहले हुए फायदे से की जा सकती है, जिस फायदे को आपने फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करके रखा हुआ है। तो जब शेयर्स को री इशू किया जाएगा उस टाइम पे अगर कोई डिस्काउंट की वजह से दोबारा कंपनी को लॉस होता है, तो उस लॉस की रिकवरी उन्हीं शेयर्स पे पहले फायदा शेयर फॉर फीचर के नाम से आपने क्रेडिट करा है, उस फायदे से इस लॉस की रिकवरी की जाएगी। तो री इशू के टाइम अगर डिस्काउंट है तो उसे डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं किया जाएगा। आपको पता है उसकी रिकवरी कहाँ से की जाएगी? जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट ऑलरेडी आप क्रेडिट करके रख चुके हैं उन्हीं शेयर्स को जब कैंसिल किया था। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे री इशू के टाइम जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं किया जाएगा, उसे शेयर फॉर फीचर अकाउंट से डेबिट करके रिकवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी री इशू के टाइम पे डिस्काउंट होगा वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट के नाम से डेबिट करके उसकी रिकवरी की जाएगी, राइट। और वो कितना होगा? 300 शेयर पे 3 के हिसाब से 900 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या जब री इशू के टाइम पे डिस्काउंट होता है तो वो हर सिचुएशन में शेयर फॉर फीचर के अकाउंट से ही रिकवर किया जाता है क्या? क्या डिस्काउंट री इशू के टाइम जो डिस्काउंट है वो कभी भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट के नाम पे कभी डेबिट नहीं किया जाएगा? तो वहां मैं कहना चाहूंगा सिर्फ एक केस में ऐसा किया जा सकता है। जनरली जब शेयर्स को री इशू किया जाएगा उस टाइम पे अगर डिस्काउंट के नाम से कोई लॉस होगा तो उसकी रिकवरी शेयर फॉर, क्योंकि उन्हीं शेयर्स को जब कैंसिल किया होगा तो आपको फायदा भी हुआ होगा जिसे आपने शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करके रखा होगा। तो री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट है उसकी रिकवरी उस फायदे से की जाएगी, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा डिस्काउंट की जगह। बट
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बट अगर जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं जब वो ओरिजिनली इशू किए गए थे उस टाइम पे भी अगर डिस्काउंट किया गया था तो जितना उस टाइम पे डिस्काउंट किया गया था, यहाँ अमाउंट की बात नहीं हो रही, यहाँ डिस्काउंट पर शेयर की बात हो रही है, 1 रुपये 2 रुपये पर शेयर। क्लियर? तो यानी अगर जिन शेयर्स को री इशू किया जा रहा है उन पे जो डिस्काउंट होता है उसे नॉर्मली तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से रिकवर किया जाता है, बट एक केस में अगर उन शेयर्स को जब ओरिजिनली इशू किया गया था उस टाइम पे भी अगर डिस्काउंट में इनको इशू किया गया था और री इशू के टाइम वो दोबारा डिस्काउंट में ही इशू किए जा रहे हैं, तो जितना डिस्काउंट पहले डेबिट किया गया था पर शेयर के हिसाब से उतना दोबारा डिस्काउंट अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा और बाकी अगर कुछ बचेगा तो उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट से रिकवर किया जाएगा। राइट? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये मिस्टर एक्स को जो शेयर इशू किए गए हैं 500, ये जब इशू किए गए थे तो 1 रुपया डिस्काउंट किया गया था। राइट? फिर उसके बाद कंपनी ने उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल मंगवाई नहीं थी, कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट कर दिए। वो एंट्री आपने बना ली, है ना? देन उसके बाद वही शेयर जब दोबारा री इशू किए जा रहे हैं उस टाइम पे वही शेयर जब दोबारा री इशू किए जा रहे हैं तो वो दोबारा री इशू के टाइम 3 रुपये डिस्काउंट हो रहा है। राइट? तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इस एग्जाम्पल के साथ चलना हो तो हम देखेंगे कि जब इन शेयर्स को पहले इशू किया गया था तो 1 रुपया डिस्काउंट किया गया था। राइट? और जब इनको दोबारा री इशू किया जा रहा है फॉरफिट करने के बाद तो दोबारा डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, बट डिस्काउंट 1 रुपये नहीं, डिस्काउंट 3 रुपये है। तो क्या आप इस डिस्काउंट की सारी रिकवरी शेयर फॉरफीचर से होने वाली है? नो, क्योंकि ये पहले भी 1 रुपया डिस्काउंट था इन शेयर्स पे, तो री इशू के टाइम जो टोटल डिस्काउंट होगा उसमें से दोबारा 1 रुपये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट में ही डेबिट किए जाएंगे और बाकी कितने बचे? 2 रुपये, क्योंकि री इशू के टाइम 3 रुपये का डिस्काउंट था, तो 1 रुपये दोबारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट में ही डेबिट किए जाएंगे और बाकी जो 2 बचेंगे उन्हें शेयर फॉरफीचर अकाउंट से रिकवर किया जाएगा। राइट? मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। राइट? तो अब यहां पे आपने देखा, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से सम अप करते हैं। तो सिचुएशन को एक बार दोबारा सम अप करने के लिए सिंपल, मिस्टर एक्स के 500 शेयर को फॉरफिट किया गया, वो एंट्रीज आपने देख ली, और उनके बाद उसमें से सिर्फ 300 शेयर को री इशू किया गया, वो एंट्रीज भी आपने देख ली। क्लियर? तो अब उससे आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या किया जाता है। अब उसके बाद एज एन अकाउंटेंट आप देखते हैं कि पहले कुछ शेयर कैंसिल किए गए, फिर उन शेयर्स को री इशू किया गया। राइट? ये प्रोसेस आपने अभी देखा। तो इस प्रोसेस के बाद क्या करना होता है? इस प्रोसेस के बाद अकाउंटेंट ने ये देखना होता है कि जब शेयर्स को फॉरफिट किया गया था उस टाइम पे शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया था अपने शेयर्स पे, वो उसको रिफंड नहीं कंपनी ने किया था, वो पैसा एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया गया था जिसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपका नाम आपने दिया था। यानी जो, और ऐसा किस लिए किया गया था? क्योंकि कंपनी ने पैसा लिया और शेयर को कैंसिल कर दिया बट रिफंड नहीं किया, तो बीइंग अ गेन आपने उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था। राइट? तो अब जब उन शेयर्स को दोबारा री इशू किया गया, तो अगर री इशू डिस्काउंट पे किया गया है तो दोबारा डिस्काउंट डेबिट करने की बजाय, सिवाय एक केस के, अगर वो पहले ओरिजिनली भी डिस्काउंट पे हो तो दोबारा डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट किया गया होगा, वो भी उतना ही जितना पहले डिस्काउंट था। अगर री इशू के टाइम डिस्काउंट ज़्यादा है तो
बाकी जो बचा होगा वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही रिकवर किया गया होगा। तो इसका मतलब जब फायदा हुआ था उस टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था अकाउंटेंट ने। अब उन्हीं शेयर्स को जब री इशू किया गया तो जो डिस्काउंट हो रहा है उसकी रिकवरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से की जा रही है। तो डेफिनेटली जितना टोटल फायदा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट था उसमें से री इशू के टाइम जो लॉस की रिकवरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से हुई वो माइनस कर दिया जाएगा। अब शेयर री इशू हो गए और काम खत्म हो गया। तो अब वो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर कोई अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, यानी जब कैंसिल किए थे तब फायदा हुआ तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट था, उस टाइम पे उनमें से कुछ शेयर्स को या सभी शेयर्स को जब री इशू किया गया तो अगर नुकसान हुआ तो उसकी रिकवरी शेयर फॉरफीचर से हुई। तो जितना टोटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट था उसमें से रिकवरी जब की तो थोड़ा डेबिट हो गया। तो अगर तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में री इशू करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचा हुआ है तो आपको अभी तक ये बात की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी कि कोई भी गेन जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है, कोई भी कैपिटल गेन ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो आपको पता है कि जो शेयर फॉरफीचर के नाम से कंपनी को गेन होता है जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं उसका नेचर एक नॉन रूटीन गेन है जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है। स्पेशल ओकेजन पे ये गेन हुआ तो इट्स ए कैपिटल गेन। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट किया गया है वो कैपिटल गेन है। तो शेयर को री इशू करने के बाद यानी कोई अगर री इशू के टाइम लॉस होता है तो उसकी भी रिकवरी शेयर फॉरफीचर से करने के बाद भी अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्रेडिट बचा हुआ है तो एज एन अकाउंटेंट आपका फर्ज बनता है कि बीइंग अ कैपिटल गेन आपको उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसलिए फॉरफीचर की जर्नल एंट्री डालने के बाद एक और एंट्री आपको बनाना बड़ी ज़रूरी है जिसे कहा जाता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट है वो देखना है। उसके बाद देखना है कि जब उन शेयर्स को री इशू किया गया तो जो नुकसान था वो अगर शेयर फॉरफीचर से रिकवर हुआ है जनरली वहीं से होगा। तो जितना वो अकाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपने डेबिट किया रिकवरी के लिए, राइट, उसको माइनस कर दिया जाएगा और जो बचेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के क्रेडिट में जो अमाउंट बचा होगा बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट में होगा उसे डेबिट करके क्लोज करके ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये आपका जनरल सा प्रोसीजर सिंपल कि जब जो शेयर री इशू किए जा रहे हैं उन्हें उस टाइम पे किस तरीके से आपने जर्नलाइज करना है, कौन कौन सी एंट्रीज उस टाइम पे बनाई जाती हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है। मैंने आपको बोला कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो आपने अमाउंट क्रेडिट किया था जब शेयर्स को कैंसिल किया था उसमें से री इशू के टाइम अगर वहाँ से कुछ रिकवर लॉस की रिकवरी उस शेयर फॉरफीचर अकाउंट से करी है तो उतना माइनस करके जो बचेगा वो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। बट इसमें एक छोटे से पॉइंट आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर का सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा जिन शेयर्स को री इशू कर दिया गया होगा। जो शेयर अभी तक री इशू नहीं हुए हैं, फॉरफिट तो हुए हैं बट अभी तक उनको री इशू नहीं किया गया है, उन शेयर्स का जो प्रॉफिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे इस केस में जब जो शेयर कैंसिल किए गए थे वो 500 शेयर थे, मिस्टर एक्स के 500 शेयर्स को कैंसिल किया गया था बट जब री इशू किया गया तो उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को ही री इशू किया गया, राइट।
तो मैंने आपको बोला कैपिटल रिजर्व में जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा वो उन्हीं शेयर्स का किया जाएगा जिनको कंपनी री इशू कर चुकी है। यानी जो शेयर अभी तक री इशू कैंसिल तो हुए बट अभी तक री इशू नहीं हुए हैं, उन शेयर्स का पैसा जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हमें पता है जब भी कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनको री इशू किया जा चुका है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो शेयर री इशू किए गए थे वो तो सिर्फ 300 थे, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि जो शेयर री इशू किए गए हैं उन शेयर्स का कितना पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि शेयर फॉरफीचर में जो फायदा आपने क्रेडिट किया था जब शेयर्स को कैंसिल किया था वो 500 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से टोटल 2000 रुपए थे, राइट, है ना। तो आपको पता है कि हमें एज एन अकाउंटेंट फाइनली जो पैसा शेयर फॉरफीचर का जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो उन्हीं शेयर्स का करना है जो शेयर री इशू किए गए हों। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैंसल 500 शेयर किए गए थे और हर शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से फ़ायदा हुआ था, वो टोटल 2000 रुपये बने थे। बट री इशू सिर्फ 300 शेयर किए गए हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इन 300 शेयर्स का हम फ़ायदा देखेंगे कि जो शेयर री इशू किए जा रहे हैं टोटल जो फ़ायदा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है हर शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, पर वो 500 शेयर का था 2000। हम सबसे पहले जितने शेयर री इशू किए जा रहे हैं उनका फ़ायदा निकालेंगे। तो आपको पता है हर शेयर को जब कैंसिल किया गया था तो 4 रुपये पेड थे, तो हर शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से मिले थे, तो फ़ायदा हर शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से हुआ था। तो ये जो 300 शेयर रीइशू किए गए हैं ये भी जब कैंसिल हुए थे इन पे भी तो 4 रुपये के हिसाब से ही फ़ायदा होगा ना। तो इसका मतलब पहले ये जो टोटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 2000 रुपये हैं इसमें से हमें देखना पड़ेगा, ये तो 500 शेयर्स पे है, तो इसमें से सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जितने शेयर री इशू किए जा रहे हैं यानी कि 300 शेयर उनका कितना फ़ायदा है। हर शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से फ़ायदा हुआ था, तो 300 शेयर पे भी डेफिनेटली 4 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। तो यानी इस क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में टोटल 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, क्रेडिट किए गए थे, उनमें से जितने शेयर री इशू किए गए हैं उनका सिर्फ 1200 रुपये ही थे, राइट। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं उन शेयर्स पे कितना फ़ायदा हुआ था। जो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करा था वो 1200 रुपये हुए थे। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि इन शेयर्स को जब री इशू किया गया उस टाइम पे जो डिस्काउंट के नाम से नुकसान हो रहा था उसकी रिकवरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से की थी, है ना। तो इसका मतलब जितना इन शेयर्स पे फ़ायदा हुआ था उसमें से कुछ अमाउंट यूज़ कर लिया गया जब उन शेयर्स को री इशू किया गया एट डिस्काउंट पे। वो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जब शेयर्स को री इशू किया गया था उस टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया गया था 300 शेयर पे 3 के हिसाब से 900 रुपये, 900 रुपीज़, राइट। तो इसका मतलब जो शेयर री इशू किए जा रहे हैं जब उनको कैंसिल किया गया था तब 1200 रुपये का फ़ायदा हुआ था, बट जब उन्हीं शेयर्स को री इशू किया गया तो 900 रुपये का जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी हमने इसी फ़ायदे से की। तो टोटल क्रेडिट जो फ़ायदा शेयर फॉरफीचर के नाम से था वो 1200 था, बट जब उनको री इशू किया तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करके हमने यूज़ कर लिया। 900 रुपये वहाँ पे डेबिट करके वो डिस्काउंट ऑन री इशू की रिकवरी हुई, तो पीछे कितना बचा। इसका मतलब जो टोटल फ़ायदा 1200 रुपये का हुआ था उसमें से हमने कर दिया लेस डिस्काउंट ऑन री इशू डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट था
तो जब री इशू के टाइम आपने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट किया, वो 900 था, तो पीछे बैलेंस कितना बचा? 300 रुपये। तो इन 300 रुपये को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो डेबिट 300 और टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट 300 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आज आपको री इशू का कंसेप्ट समझाने में कामयाब हूं, और अगर मैं कामयाब हूं, आपको सच में बहुत ही ये अफेक्टिव तरीके से समझ में आया है, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में आइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके बेनिफिट की ये चीज़ है तो मुझे लग रहा है उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होगी जो 100 में से 100 लेना तो चाहते हैं, डीपली अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को समझना तो चाहते हैं, जो जर्नल एंट्रीज को रटना नहीं चाहते, वो सच में समझना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत काम की वीडियोस हैं, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद, और हौसला अफजाई करते रहें ताकि ऐसी इससे भी अच्छी वीडियोस हम आपको आपके पेशे नज़र करते रहें। लव यू ऑल।